नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल के द करंट अफेयर शो में। आज के शो में हम देखेंगे दिसंबर 9 को देश प्रदेश दुनिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनाउंसमेंट या जल्दी टेट पॉसिबल आप सभी के लिए लेके आ रहा है कभी ना भूल सकने वाली ऐसी ट्रिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। और ऐसी ट्रिक हैं ये कि इनके माध्यम से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन हल होंगे। एक ट्रिक के माध्यम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके हल होने की संभावना है। इसको देखना ना भूलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज चर्चा के विषय कौन कौन से हैं। तो आज हमारे चर्चा के विषय हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च कर दी, वैसा करने वाला पहला देश बन गया है वो। इसके बाद हम देखेंगे यूनेस्को ने हाल ही में भारत के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में डाला है, तो देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद हाल ही में हमारे सेना प्रमुख एमएम नरवणे यूएई और सऊदी अरब की यात्रा पे गए हैं, देखेंगे किस तरीके से खबर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद अभी हाल ही में यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी के जो थारू गांव हैं उनमें होम स्टे योजना लागू की जाएगी, तो देखेंगे होम स्टे योजना क्या है और हम जानेंगे थारू जनजाति के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे चलकेरे में हाल ही में HAL और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कौशल विकास केंद्र में अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, तो देखेंगे क्या है, कहाँ है चलकेरे और किस तरीके की ये योजना है। इसके बाद हाल ही में भारत की पहली जल मेट्रो फेरी सेवा शुरुआत हुई है, देखेंगे इस सेवा कहाँ शुरुआत हुई है, किस तरीके से खबर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है, तो देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और इसके बाद अंत में रोज की तरह हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द डे। चलिए शुरू करते हैं, अपनी पहली खबर तरफ बढ़ते हैं। और आज की पहली खबर है, यूनाइटेड किंगडम ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की, वैसा करने वाला पहला देश बन गया है वो। ठीक है, तो किसने लॉन्च की है? यूनाइटेड किंगडम ने, वैसा करने वाला पहला देश बन गया है। उसने कौन सी वैक्सीन को मान्यता प्रदान की थी? हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, उसने फाइजर और बायोएनटेक की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको मान्यता प्रदान की थी, और ऐसा करने वाला वो बड़े पैमाने पर वितरित करने वाला पहला देश बन गया। देखिए मेंशन है यहाँ पे। और क्या फैक्ट है इसमें हमारा जानने वाला? मार्गरेट कीनन नाम की 90 वर्षीय महिला है, वह वैक्सीन प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है विश्व की। हालांकि इसके पहले रूस और चीन ने अपने यहाँ वैक्सीन लॉन्च की थी, लेकिन उसने अपना डेटा विश्व स्तर पर साझा नहीं किया है। अभी वर्तमान में हम मान के चलेंगे कि मार्गरेट कीनन ही विश्व की कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाली पहली महिला है। इसके अलावा भारतवंशी डॉक्टर हरि शुक्ला, ये देखिए इनका नाम मेंशन है यहाँ पे, डॉक्टर हरि शुक्ला, ये पहले भारतवंशी बन गए हैं, मतलब पहले इंडियन बन गए हैं, इंडियन भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें यह वैक्सीन मिली है। इस वैक्सीन के बारे में खास बात यह है कि इस वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 21 दिनों के अंतराल पर दूसरी खुराक दी जाती है, और दूसरी खुराक मिलने के 7 दिनों बाद इंसान के अंदर एंटीबॉडी विकसित होती है, वैक्सीन काम करना शुरू करती है। इसलिए एक खुराक लेने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद फाइजर और बायोएनटेक, इन्होंने दावा किया है कि इनकी वैक्सीन 95% प्रभावी है। ठीक है, तो अभी तक की जितनी वैक्सीन है उनमें ये फाइजर और बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन 95% प्रभावी आई है। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है हमारी। और अगली खबर, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची जारी की, उसमें भारत के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा, ठीक है, ये दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में रखा है। ठीक, तो ये दोनों मैंने आपको बताया कि दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? ग्वालियर और ओरछा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले 4-5 महीनों में जो भी एग्जाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में भारत के किन शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में डाला गया है। तो ग्वालियर और ओरछा को डाला गया है। इसके पहले भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भारत के 2 शहर पहले से ही शामिल हैं, जो कि हैं जयपुर और अहमदाबाद। याद रखना है कि अब भारत के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में 4 शहर हो गए हैं। सबसे पहले अहमदाबाद, जयपुर, फिर ग्वालियर और ओरछा। ठीक, ओरछा मतलब मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में है। ओरछा का मतलब होता है छिपा हुआ महल। ठीक है, यह 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा और क्या खास है वहाँ पे? राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये क्या है? ओरछा के कुछ प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा ग्वालियर क्या है? ग्वालियर 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ एक शहर है। यहाँ पे कौन कौन से राजाओं ने शासन किया? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने, तोमर वंश के, बघेल, कछवाहों और सिंधिया। और आज भी ग्वालियर के जो महाराजा कहे जाते हैं वो सिंधिया ही कहे जाते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराजा कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर में क्या खास है? ग्वालियर में खास है सास बहू मंदिर। तो आपको ये याद रखना है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है सास बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा ये सारी घोषणा किसने की? सारी घोषणा की है यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अर्थात
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खबर है। अगली खबर है हमारी कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं MM नरवाने जी, अभी हाल ही में यूएई और सऊदी अरब की यात्रा पे गए हैं, और ऐसा करने वाले वह पहले भारत के सेना प्रमुख बन गए हैं। इसके पहले कोई भी सेना प्रमुख यूएई और सऊदी अरब नहीं गया था। देखिए यहाँ मैंने फैक्ट को मेंशन किया हुआ, किसी भी सेना प्रमुख की पहली यात्रा होगी इस प्रकार की। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों खाड़ी देशों में स्थित है, मतलब जो आपका अरब प्रायद्वीप में जो खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे स्थित देश हैं दोनों। अब इन दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के बारे में, तो ये पश्चिम एशिया, ठीक है, में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी रियाद है, यहाँ की मुद्रा रियाल है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कोई भी नहीं वहाँ पे शासक हैं। ठीक है, वहाँ के शासक कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वहाँ के वर्तमान शासक हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, जहाँ का सबसे प्रसिद्ध शहर दुबई है, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर छोर पे स्थित है। यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ के मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक, तो दिरहम याद रखना है हमें। इसके अलावा वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ के इस समय शासक कौन है? वहाँ खलीफा बिन जायद अल नायान वहाँ के प्रिंस हैं इस समय। ठीक है, जरा इसकी मैप पे लोकेशन देख लेते हैं, दोनों देश मैप में कहाँ पे स्थित है। ये देखिए मैप में, ये रहा सऊदी अरब आपका पश्चिम एशिया में। ठीक है, इसके अलावा सऊदी अरब से जुड़ा हुआ आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। ठीक, ये इसकी कैपिटल अबू धाबी, ये रही सऊदी अरब की कैपिटल रियाद। सऊदी अरब में और कौन से दो प्रसिद्ध शहर है? मक्का और मदीना, जो कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र शहरों में गिने जाते हैं। तो ये देखिए मदीना यहाँ पे स्थित है, ये रहा मक्का। ठीक है, आपको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है कि जो संधि गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ पर्सियन गल्फ को आपस में जोड़ती है, यहाँ पे स्थित है, उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी, यूपी सरकार थारू गांवों को यूपी वन निगम की होम स्टे योजना में शामिल करने के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहले देखेंगे होम स्टे योजना क्या, आपको बता देता हूँ मैं। तो कुछ समय पहले यूपी वन निगम इसने एक योजना चलाई थी होम स्टे। इसमें क्या था कि जंगलों के बीच में जो हमारे यहाँ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन जगहों पे इन्होंने कुछ झोपड़ी टाइप के घर बनाए थे। वहाँ पे टूरिस्ट को रोकने की योजना थी, जिसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसी तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि हमारे जो थारू गांव हैं, जो कि तराई क्षेत्र में पड़ते हैं, उनमें योजना लागू कर दी जाए। इससे क्या होगा कि जो पर्यटक हैं वो थारू लोगों के घरों में, जो उनकी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ रहेंगे जाके। इससे क्या होगा? थारू लोग सीधे पर्यटकों के घर से बने खाद्य पदार्थ उनको खाने को मिलेंगे, और इसके बदले क्या होगा? वो थारू लोगों को अपनी तरफ से कुछ पैसा देंगे। इससे क्या होगा? उनका रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, उसके अलावा थारू लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसके लिए क्या है, वन निगम क्या करेगा? थारू लोगों को प्रशिक्षित करेगा। कुछ और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 11 लाख जनसंख्या है, 11 लाख से अधिक, और उसमें से थारू जो है सबसे ज्यादा है और बनरावत जनजाति सबसे कम है। ठीक है, हमें याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि थारू जनजाति सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब थारू जनजाति के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, जो नेपाल से सटे हुए हमारे जिले हैं, ज्यादातर थारू जनजाति उन्हीं जिलों में पाई जाती है। जैसे कौन से जिले हैं? बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, इन जिलों में पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक, ये ज्यादातर वनवासी हैं, मादक पेय का सेवन करते हैं, कृषि करते हैं और गोमांस भी खाते हैं ये लोग, तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा ये लोग किसकी पूजा करते हैं? ये लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखिए मेंशन है यहाँ पे, भगवान शिव की पूजा करते हैं। उसके अलावा इनका और व्यंजन कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? टिकरी, जो चावल के आटे की उबली हुई डिश होती है, और घोंगी, जो घोंगे को पका के खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और बिहार राज्य में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हाल ही में चलकेरे में HAL और IISc कौशल विकास केंद्र ने अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो HAL के बारे में आप जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि सरकारी कंपनी है और भारत के लिए हवाई जहाज और एरोप्लेन बनाने का काम करती है, फाइटर प्लेन भी बनाती है। ठीक,
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत की बेहतरीन संस्थाओं में से एक। इसने क्या किया है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया कहाँ, चलकेरे में, और उसने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। ये कब स्थापना कब हुई थी? इसका उद्घाटन अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये चलकेरे जो आपको तेज मैं नाम ले रहा हूँ, चलकेरे चित्रदुर्ग जिले में पड़ता है, कर्नाटक के, ठीक है। ये ख्याल रखना है हमें, चलकेरे चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलकेरे को साइंस सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा चलकेरे को ऑयल सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ और बातें चलकेरे के बारे में, तो हाल ही में इसरो ने अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र चलकेरे में स्थापित किया है। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र से संबंध है हाल 2022 में भारत की योजना है इसरो की कि मानवों को अंतरिक्ष में भेजने की, ठीक है, मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की, क्योंकि भारत ने अभी तक ऐसा कोई मिशन नहीं किया है। वो पहला मिशन होगा। इसके लिए वह मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में लोगों को प्रशिक्षित कर रही है, जिनका उन्होंने चयन किया इस काम के लिए। इसके अलावा चलकेरे को सिटी ऑफ सीक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के जितने बड़े संस्थान हैं जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं या फिर नई प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और सभी स्थिति, जैसे कि देखिए बार्क का भी सेंटर यहाँ पे है, इसरो का भी सेंटर यहाँ पे है, DRDO का भी सेंटर यहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी यहीं पे स्थित है। तो ये जितने बड़ी संस्थाएं हैं जो डेवलपमेंट या अलग अलग कामों में लगी हुई है वो यहीं पे स्थित है। मतलब वहाँ पे भारी सीक्रेट्स भरे हुए हैं भारत के, इसलिए इसको सिटी ऑफ सीक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। भारत का पहला जल मेट्रो फेरी, पहला जल मेट्रो फेरी, तो पहला होना ही इसका इंपॉर्टेंट बना देता है कि पहला जल मेट्रो फेरी सेवा कहाँ शुरू हुआ था, तो हमें याद रखना है कोच्चि में शुरू हुआ था, ठीक है। देखिए मैंने मेंशन किया भारत की पहली जल मेट्रो नौका परियोजना कोचीन शिपयार्ड से जनवरी में चालू की जाएगी, ठीक है। ये किस मार्ग पे चलेगी? सबसे पहले तो वादुतला कनाड मार्ग पे चलेगी सबसे पहले, ठीक है। इस परियोजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो परियोजना को कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड कार्यान्वित कर रहा है, ठीक। इसके अलावा और क्या खबर है? कोच्चि मेट्रो नेटवर्क के लिए एक फीडर सेवा के रूप में जल परिवहन को एकीकृत करना पहला शहर बन जाएगा। इसके पहले फीडर सेवाएं क्या होती हैं कि जो मेट्रो सर्विस होती है, मेट्रो रेल स्टेशन तक यात्रियों को दूसरी जगहों से लाने के लिए फीडर सर्विस शुरू की जाती है। आमतौर पे ये बस सर्विस होती है दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों में, लेकिन ये जल के माध्यम से लोगों को मेट्रो तक लाने के लिए ये ऐसी पहली सर्विस होगी। और ऐसा करने वाला कोच्चि मेट्रो पहला शहर बन जाएगा। कोच्चि के बारे में कुछ बातें। कोच्चि भारत का एक बंदरगाह शहर है, ठीक है। इसका जो बंदरगाह पड़ता है कोच्चि जिले में कम, एर्नाकुलम जिले में ज्यादा पड़ता है, ठीक है। ये फैक्ट मैंने मेंशन कर दिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा कहाँ है? एर्नाकुलम जिले में है। और जो कोच्चि बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि पेरियार नदी में आने वाली बाढ़ के कारण बना है। और इसके अलावा कोच्चि क्या है? कोच्चि मसाला व्यापार का केंद्र है भारत का, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है, ठीक है। देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि 10वां स्थान भारत को मिला है। हालांकि इस इंडेक्स में भारत का स्थान गिरा है। इसके पहले पिछले साल के इंडेक्स में भारत को 9वां स्थान मिला था। देखिए भी ये मेंशन है कि पिछले साल भारत को 9वां स्थान मिला था। तो हमें याद रखना है कि इस बार जो घोषित किया गया उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। इसमें भारत का कुल स्कोर रहा है 63.98, ठीक। इसके अलावा पहले 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट समझौते में तय हुआ था कि सभी देश ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति पे काम करेंगे, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। इस कारण से पहले 3 स्थानों को बिल्कुल नल रखा गया, वहां पे किसी देश को कोई स्थान नहीं दिया गया है। उसके बाद चौथे स्थान पे स्वीडन, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम, 6ठे पे डेनमार्क, 7वें पे मोरक्को, 8वें पे नॉर्वे और 9वें पे चिली को रखा गया और 10वें स्थान पे भारत को रखा गया है। यह क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हर साल जर्मन वॉच नाम की संस्था है जो कि कैन इंटरनेशनल के साथ मिलकर इसको जारी करती है। तो याद रखना कि अगर एग्जाम में आता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक्स दिए हुए हैं थोड़े कि साल दर साल भारत की क्या रैंक रही है। तो भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 2014 में 31वें स्थान से इस समय 10वें स्थान पे है। काफी अच्छी प्रगति है, लेकिन हम पिछले वर्ष से एक स्थान फिसले हैं, तो हमें और भी अच्छा करने की जरूरत है इस दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत में डिस्कस करते हैं हम लोग वन लाइनर ऑफ द डे। देखिए सबसे पहला वन लाइनर हम क्या डिस्कस करेंगे? फोर्ब्स ने हाल ही में एक 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है, सशक्त महिलाओं की लिस्ट, जिसमें प्रथम स्थान मिला है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को, ठीक है। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि सबसे पावरफुल वुमेन का खिताब दिया गया है एंजेला मार्केल जी को। इसके अलावा हमारी जो ये लिस्ट है 100 लोगों की, इसमें कई सारे भारतवंशियों को भी जगह मिली, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में सेना कोर ने अपना क्या किया है? स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया है? 8 दिसंबर को। सेना सेवा कोर जो है इसका काम है सेना को, जो हमारी भारतीय सेना है उसको
रसद उपलब्ध कराना, चाहे वो राशन हो या फिर बम की सामग्री हो, बारूद वगैरह हो, विस्फोटक हो, या फिर गन की सप्लाई करनी हो, सारे काम किसके किसके अंडर में आते हैं? सब सारे काम आते हैं सेना कोर सेवा के अंडर में। चलिए अगली खबर की तरफ देखते हैं। तो हाल ही में जिस देश ने अपनी कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया, किस देश ने किया है? चीन ने किया है। चलिए अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जो क्या हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की दोबारा नाप ली गई है। इस नाप में क्या सामने आया है? इस नाप में सामने आया है कि उसकी लंबाई जो है, ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर उसकी अब वर्तमान ऊंचाई कितनी हो गई है? 8,848.86 मीटर। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अब माउंट ऑफ एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है। ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक में एक नए खेल को शामिल किया गया है। नया खेल कौन सा है? ब्रेक डांस। ठीक है। ब्रेक डांस को 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो हमें एक और फैक्ट यहाँ से मिल गया कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। ठीक है। अगला क्या है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। उस बैग पॉलिसी के हिसाब से बैग का अधिकतम भार कितना होगा? 5 किलो होगा। 5 किलो से ज़्यादा भार नहीं होगा बैग का। ठीक है। हमें ख्याल रखना है कि अधिकतम भार की सीमा तय कर दी है 5 किलो। और जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको नो बैग की पॉलिसी लागू की गई है कि उनको उनके लिए बैग नहीं लाना है। ठीक है। हमारी अगली खबर क्या है कि स्वीडिश पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ठीक है। हमें याद रखना एग्जाम्पल कि पुरुष और महिला एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमर रोहास। ठीक है। ये आज की खबरें थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब हम कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यथासमय आपको आने वाली अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके।